हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमने पहले चैप्टर को रिवाइज करना शुरू किया था। उसमें हमने 3 टॉपिक स्पेशली, एक तो हमने पढ़ा था सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरा पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एंड एटॉमिक वेट, और साथ में इंक्लूड किया था मोल कॉन्सेप्ट। तो ये हमने 3 पार्ट्स को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक स्टोकियोमेट्री ऑफ ए रिएक्शन और एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। ये 2 टॉपिक है, एक फॉर्मूले वाला पार्ट और एक स्टोकियोमेट्री। चलिए आइए शुरू करते हैं स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन है क्या? स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, ध्यान देना। स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, अगर हम किसी बैलेंस केमिकल रिएक्शन पर मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो वो स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन में इंक्लूड होता है। अब जो हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर जब मोल कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि हम जो मोल्स की टर्म्स पढ़ी थी उन्हीं का यहाँ यूज करेंगे। क्या टर्म्स पढ़ी थी? हम इन इक्वेशन में मोल्स लगा सकते हैं, मास यूज कर सकते हैं और वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। ये ध्यान रख लेना, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए यूज होगा, फॉर गैस। अगर किसी और का वॉल्यूम दिया है तो आप यूज नहीं करोगे, बिल्कुल सिमिलर टू मोल्स है और कुछ नहीं। जैसे मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स निकालते हुए वॉल्यूम आप गैस का यूज करते हो, ऐसे ही आपको याद रखना है यहाँ रिएक्शन पर जब आप मोल, ये कह सकते हैं मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे उस टाइम पे वॉल्यूम भी सिर्फ आप गैस का यूज करोगे। और याद रखना है सारी प्रॉब्लम में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का वॉल्यूम आप कितना लोगे, जितनी भी प्रॉब्लम रिएक्शन बेस करोगे 22.4 लीटर्स यूज करोगे एट एनटीपी और एसटीपी। एनटीपी और एसटीपी पर आप 22.4 लीटर वॉल्यूम यूज करोगे, ये ध्यान। तो इसका मतलब एक तो वॉल्यूम गैस के लिए यूज होगा और 1 मोल का वॉल्यूम हमेशा 22.4। लेकिन एसटीपी या एसटीपी पर अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए आप प्रॉब्लम कर रहे हो और उस प्रॉब्लम में एनटीपी एसटीपी से अलग कंडीशन पे वॉल्यूम दिया हो, तब आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है, कौन सी? पीवी इजिकल टू एनआरटी। उस केस में आप गैस के मोल से निकाल लेना, इस तरीके से निकाल सकते। जो मोल्स ऑफ गैस आएंगे उसका यूज करके आप उस रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते। तो ये स्पेशली याद रखना है गैस के लिए। अब प्रॉब्लम आती है तो जब हम न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो हमें कैसे रिलेशन यूज करनी है, तो इन तीनों टर्म्स को ही हम अलग अलग रिलेट करके स्टडी करेंगे। कैसे? हम मोल मोल बेस्ड प्रॉब्लम कर सकते हैं, यानी कि एक का मोल दूसरे का मोल भी लगा सकते हैं, तो हम मोल मोल रिलेशन का यूज कर सकते हैं। हम मोल मास का यूज कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन है हम मोल वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, फिर मैं कहता हूं वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए। इसके बाद हम मास का यूज कर सकते हैं, हम दोनों सब्सटेंस के मास यूज कर सकते हैं। हम मास वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। फिर ये आता है जब वॉल्यूम होगा तो सिर्फ और सिर्फ गैस का होगा। इसके बाद हम वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। याद रखना ये वॉल्यूम यूज इस केस में दोनों ही गैस होंगे तब यूज होगा। तो यानी कि कब कौन सा रिलेशन आप यूज कर सकते हो, दोनों के मोल्स ले लीजिए, मास ले लीजिए, एक का मोल एक का मास ले लीजिए, या वॉल्यूम के साथ उन्हें यूज कर लीजिए। लेकिन याद रखना है वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ गैस का यूज करना है, किसी और का नहीं। ये बात याद रख लेना सभी बच्चे। आ रहा है समझ में? नहीं बोल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब जब हम इनका यूज करेंगे और प्रॉब्लम को जो कि स्टोकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल रिएक्शन से रिलेट है उसे सोल्व करेंगे, तो आपके सामने 2 तरह की प्रॉब्लम आएगी। पहली प्रॉब्लम ध्यान से सुन लीजिए, जब केवल ओनली 1 स्पीसीज गिवन, जब केवल एक स्पीसीज दे रखी होगी। याद रखना ये स्पीसीज कुछ और नहीं है, ये रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है। तो जब केवल एक स्पीसीज देगा, ओनली 1 स्पीसीज गिवन, तो उस प्रॉब्लम को आप डायरेक्ट सोल्व करोगे। याद रखना भाई, कभी उसमें लिमिटिंग सोचने लगो, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट करना है। दूसरा, अगर 2 रिएक्ट, ये कह सकते हैं मोर देन 1 रिएक्टेंट दिए हैं, मोर देन 1 रिएक्टेंट, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट दिए हैं किसी भी प्रॉब्लम में गिवन, तो इस केस में आपको क्या करना है? फर्स्ट फाइंड
फर्स्ट फाइंड, पहले आप क्या फाइंड करोगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करोगे, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट फाइंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, पहले आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करोगे। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, तो इसकी डिफाइन भी आपसे कभी कभी इन न्यूमेरिकल के साथ में पूछ ली जाती है, तो अलग से याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। डिफाइन क्या है कि दैट रिएक्टेंट विच आर कंप्लीटली कंज्यूम इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को न्यूमेरिकल में कैसे फाइंड करेंगे? आपको ये करना है, फॉर एवरी, जितने भी वहां रिएक्टेंट्स हैं, हर रिएक्टेंट के लिए आपको एक कंडीशन अप्लाई करनी कि उनकी गिवन वैल्यू को रफली करना है, गिवन वैल्यू को डिवाइड करना है स्टैंडर्ड वैल्यू से। अब जब आप गिवन वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड करोगे तो जिसकी वैल्यू लो आएगी, लो वैल्यू, वो याद रखना है वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। जिसकी भी वैल्यू कम आएगी वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये याद रखना। आगे बात सर, अब आप कहोगे सर गिवन वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे पता चलेगी? अरे कुछ नहीं, गिवन वैल्यू वो होती है जो रिएक्शन में दी जाती है, प्रॉब्लम में दी जाती है, यानी कि प्रॉब्लम में दे रखी होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम बैलेंस रिएक्शन से लिखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू को आपको हमेशा गिवन को स्टैंडर्ड से डिवाइड करना है, क्या आ जाएगा? जिसकी भी वैल्यू कम वो लिमिटिंग, और जो लिमिटिंग है उसी से ही आपको प्रोडक्ट निकालना है। अब लिमिटिंग से ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट लिमिटिंग डिसाइड कर। हाँ याद रखना है, ऐसे केस में जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसको कहते हैं हम एक्सिस रिएक्टेंट। कभी कभी हमसे एक्सिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी पूछ लेता है, इसकी कितनी क्वांटिटी बची, तो यहां आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होता है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो अगर हमें एक्सिस क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट बतानी है या एक्सिस रिएक्टेंट की क्वांटिटी बतानी है तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट में से टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस कर, ये सबसे बेस्ट मेथड है इसको सोल्व करने। ये ध्यान रखो, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट है उनके टोटल मास को आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखना। किसमें से? रिएक्टेंट के मास में से। ये अब जैसे हमने ये कंडीशन सोल्व कर ली, अब आपको मैं एक पॉइंट और बताता हूं। वैसे तो ये कहते हैं कि एकेडमिक लेवल पे उस टाइप की प्रॉब्लम बनाते नहीं, लेकिन फिर भी आ जाए तो कुछ नहीं, कभी कभी परसेंटेज प्योरिटी आपको दे दी जाती है, परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस। ये स्पेशली रिएक्टेंट के लिए आती है, ये स्पेशली रिएक्टेंट के लिए होती है। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ, ध्यान रखना, मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, प्योर कितना है, अपॉन मास ऑफ सैंपल, यानी कि जो भी आपको दिया है वो, और इनटू 100। आप यहां साथ में क्या करोगे? इनटू 100। तो जैसे ही हम इसे 100 से मल्टीपल करेंगे तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। ये स्पेशली फॉर रिएक्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखें रिएक्टेंट के लिए। तो कभी कभी आपको ये भी इंक्लूड करना पड़ सकता है। अब दूसरी कंडीशन कभी कभी परसेंटेज यील्ड दे दी जाती है। परसेंटेज यील्ड ये किसके लिए आती है? प्रोडक्ट्स के लिए। यानी कि होता क्या है, जितनी क्वांटिटी में हमने रिएक्टेंट लिया उसी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि रिएक्शन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट उतना नहीं बन पाता जितना हमने लिया, तो उस केस में परसेंटेज यील्ड पूछ सकते हैं। तो परसेंटेज यील्ड, यील्ड का मतलब है पैदावार या उपज कितना बना उसको, तो परसेंटेज यील्ड कैसे बताओगे? मास ऑफ, हाँ मास ऑफ, ये ध्यान रख लेना, यहाँ क्या आता है? प्योर सब्सटेंस, मास ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा मास है प्रोडक्ट का? जो हमें ऑब्जर्व, और यह कह सकते हैं इसको कि जो हमें प्रोडक्ट का मास मिला, तो मास ऑफ प्रोडक्ट कौन सा है? ऑब्जर्व, ये ध्यान रखें। या इसको कह सकते हैं मास ऑफ प्रैक्टिकल भी बोल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल मास ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे आता है थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट, थ्योरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट।
इसे और आसान करना चाहो तो मैं और सिंपल फॉर्म में बोलूं इसे, आप इसे ऐसे लिखिए, ज्यादा आसान रहता है कि अगर हम इसको कुछ ऐसे लिखें, क्या जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ऐसे लिखें कि ये एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, ऊपर एक्चुअल वर्ड यूज करते हैं, क्या लगा दें, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि हमें प्रोडक्ट मिला कितना वो ऊपर, और थियोरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट नीचे इनटू 100। इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड निकाल सकते हो कि हमें कितना प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमें कितने परसेंट मिली। अब मैं आपको ये बताता हूं, वैसे तो मैंने बताया भी आपको कि ये दोनों फॉर्मूले आपको एकेडमिक लेवल पे पूछे नहीं जाते, लेकिन फिर भी आपको अगर बाई चांस आ जाता है तो कैसे करना है, तो इनको करने का भी आसान तरीका सुन लो। ये जो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस है ये आपको रिएक्शन से निकालना पड़ेगा। कहां से आएगा, फ्रॉम, ये ध्यान रखना, फ्रॉम प्रॉब्लम्स, ये याद रखना है, ये आपको रिएक्शन से जब सोल्व करोगे तब निकालना पड़ेगा, ये रिएक्शन से निकालना। अच्छा, दूसरी कंडीशन मास ऑफ सैंपल, ये गिवन होता है तो इसकी प्रॉब्लम है नहीं, तो जो आप रिएक्शन से निकालोगे ऊपर वाले कोई सा भी कॉन्सेप्ट लगाकर वो मास ऑफ प्योर सब्सटेंस होगा, तो यानी कि ये तो रिएक्शन से निकलेगा और ये गिवन होगा। अब ऐसे ही यहां जाए, एक्चुअल मास ऑफ प्रोडक्ट ये गिवन होता है, क्योंकि ये हम नहीं बता सकते, ये तो प्रैक्टिकल रिजल्ट है, ये निकला होता है। और थियोरेटिकल मास ऑफ प्रोडक्ट ये हम रिएक्शन से निकालते हैं, ये रिएक्शन से निकलता है, यानी कि जो हम स्टोकियोमेट्री यूज करेंगे उससे। तो ये तो था इसका पूरा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, ये ध्यान रखना। साथ साथ में जैसे मैंने लास्ट मोल कॉन्सेप्ट कराया था, तो उससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा पूछी जाती है, वो भी मैं आपको करा रहा हूं, तो जरा ध्यान से करना। एक तो स्टोकियोमेट्री वाला ही करेंगे और एक दो एनसीईआरटी प्रॉब्लम है जो मेन है मोल की, वो भी मैं आपको कर रहा हूं, तो जरा ध्यान दीजिए। हमारे सामने प्रॉब्लम क्या है, जरा ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे यहाँ एटम पूछे, तो देखो कैसे करना है, ये मैं लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट बताया था, उसे रिवाइज करा रहा हूँ, और ये मोस्टली स्कूल में पूछी जाती है, इस वजह से मैं इसको करा दे रहा हूँ। सुन लीजिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ 52 मोल्स ऑफ हीलियम, तो पहले पार्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने बोलेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, क्या फॉर्मूला बताया था पीछे आपको पता, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर इनटू एटोमिसिटी। अब अगर आप देखो तो मोल्स कितने हैं 52, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, एटोमिसिटी हीलियम की 1 है तो 1, बस आंसर। दूसरा पार्ट, दूसरे में क्या कहता है 52 यू ऑफ हीलियम। देखो याद रखना, जब भी कभी यू में एटम पूछे वो डायरेक्ट एटम होते हैं, तो एक हीलियम एटम का एटॉमिक मास होता है 4u, तो 52 में कितने होंगे, तो डायरेक्ट आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हीलियम, एटम्स ऑफ हीलियम कितना होगा 52u अपॉन 4u, तो कितना है 13 एटम। इसमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगता, मोल कॉन्सेप्ट ग्राम वगैरह के लिए यूज होता है, यहाँ यू में नहीं लगता। इसके बाद तीसरा पार्ट, तीसरे पार्ट में आपसे क्या पूछा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम मास दिया है और एटम पूछे हैं, तो क्या करोगे आप, तो सबसे पहले यहाँ टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हमें निकालने, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगा दो, मोल्स, मोल्स की जगह क्या लिखोगे 52 अपॉन 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू एटोमिसिटी 1 है, तो एटोमिसिटी लिखने की जरूरत नहीं है, तो कितना है 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने एटम्स आ जाएंगे। ये इंपोर्टेंट प्रॉब्लम थी एनसीईआरटी की जो आपको समझ में आ गई हो। अब चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये ध्यान रखें, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, नहीं सुन, ये एक्स्ट्रा प्रॉब्लम, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रॉब्लम है, जरा ध्यान से सुनिए कैसे करेंगे। क्या कहता है, इन द कमर्शियल मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2 प्रोड्यूस 7.33 मोल्स ऑफ HNO3 इन द रिएक्शन। तो रिएक्शन दी है, देखो ये रिएक्शन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो इसमें सबसे पहला तरीका कैसे सोल्व करें, सबसे पहले रिएक्शन को लिखिए बैलेंस फॉर्मूला, और ये बैलेंस ही दे रखिए, तो HNO3 और N। अब आप इस पर दो काम करने को कहता हूं मैं, बहुत आसान तरीका, एक आप ऊपर पहले स्टैंडर्ड लिखो और नीचे गिवन लिखो,
अब क्या करोगे जरा ध्यान, पहले काम आपको करना क्या है, ऊपर स्टैंडर्ड नीचे गिवन। स्टैंडर्ड में क्या है देखो, तो पहले गिवन लिखना है। गिवन में क्या है, 7.33 मोल्स ऑफ HNO3। तो HNO3 के मोल्स है 7.33, इसके इतने मोल्स दिए, HNO3 के 7.33 मोल्स। अब प्रॉब्लम आती है, पूछे किसके है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NO2, NO2 के नीचे क्वेश्चन मार्क। देखो जिसके मोल्स दिए है उसके लिख दिए और जिसे पूछा है उसके। अब ऊपर लिखने और ऊपर उसी की ही क्वांटिटी लिखनी जो दिया है या पूछा है। देखो ये दिया है तो इसके मोल्स, मोल्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है 2, ये 2 इसके मोल्स हैं और यहां इसके मोल्स 3 मोल्स। बस ये आपका काम। अब कैसे करो, एक तरीका होता है स्टेटमेंट से करना, कि मैं स्टेटमेंट लिखूं, एक तरीका ऐसे डायरेक्ट सोल्व करो, इसे x मान लीजिए जहां क्वेश्चन मार्क है, और यहां आप इसे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। कैसे, बस एक चीज और मैं और यहां आपको समझा दूं, आप देख सकते हो इसे हम डायरेक्ट क्यों करने लगे, क्योंकि इसमें केवल एक स्पीसीज गिवन। जब केवल एक स्पीसीज होती है तो पीछे मैं आपको समझा रहा था वो डायरेक्ट सोल्व होता है, तो यहाँ एक स्पीसीज है, बस डायरेक्ट क्या करेंगे बोलो, तो इसको हम एक रेशियो बना देंगे, क्या 3 इस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिखो, यहाँ 2/7.33, तो डायरेक्ट यहां से x आ गया, कितना आया x आ गया 3 और 7 की मल्टीपल होगी, डिवाइड बाई 2, ये जो भी आंसर आएगा लिख दोगे। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2, डायरेक्ट आंसर आ जाए जो भी। तो देखो बहुत आसान तरीका है कि इसे कैसे समझ में आया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम समझते। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्या कहता है, 50 kg of nitrogen and 10 kg of H2 are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia form. एक तो अमोनिया क्या बना, और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ NH3 इन दिस सिचुएशन। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन लिखना। बैलेंस इक्वेशन क्या है, N2 और 3H2 रिएक्शन करके 2NH3 बना रहे। अब आप इस पे दो चीज लिखोगे, जरा ध्यान से सुन लीजिए, एक तो यहां लिखोगे स्टैंडर्ड वैल्यू और एक लिखोगे गिवन वैल्यू। देखो हमेशा पहले गिवन लिखो, गिवन क्या है 50 kg ऑफ N2, 50 kg, और हाइड्रोजन है 10 kg, और आपसे पूछा मिक्स कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म, अमोनिया आपसे पूछे। अब ऊपर स्टैंडर्ड, क्योंकि ये क्या लिखा आपने गिवन, अब स्टैंडर्ड रिएक्शन से अब इनके मास दिए तो मास ही लिखने हैं। देखो N2 का यहाँ मास कितना होगा, नाइट्रोजन के 2 एटम है, एक एटम का कितना होता है 14, 2 का कितना होगा 28, तो यहाँ 28 ग्राम। या हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 × 1 और × 3 तो कितना हो जाएगा 6 ग्राम, और ये कितना हो जाएगा NH3 होता है 17 × 2 34 ग्राम। ये आपने इस टाइप से ऊपर सबके मास लिखे, मास क्यों लिखे, क्योंकि नीचे मास दिए है या मास पूछे। अब इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा 2 रिएक्टेंट दिए हैं और प्रोडक्ट पूछा। अभी मैंने आपको बताया था जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट देता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिमिटिंग पहचाननी। अब लिमिटिंग पहचानने का तरीका क्या है, सबसे पहला काम 4N2, आप रफली वर्क करोगे, ये रफ वर्क है ध्यान रख लेना, ये रफ वर्क करना है, ये बात ध्यान रखना। पहले 4N2, N2 के लिए क्या करोगे, गिवन वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड। गिवन वैल्यू कितनी है जरा ध्यान रखना, गिवन वैल्यू है इसकी 50 kg, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तो इंटू 1000 कर लो अपॉन 28, कितनी वैल्यू आएगी वो देखेंगे। और ऐसे ही 4H2, H2 के लिए गिवन वैल्यू 10/6। तो आप देख सकते हो अगर हम इनको डिवाइड करें तो डिवाइड करने पर कब कहाँ क्या वैल्यू आ रही है, देखो डिवाइड करने पर 50 डिवाइड बाई 28 ये आ रही है 1.78। दूसरा अगर हम डिवाइड कर रहे 10 डिवाइड बाई 6 1.66। अब देख के बताइए कौन सी वैल्यू आपको कम लगी, तो इनमें कम कौन सी वैल्यू है, कम वैल्यू है हाइड्रोजन। तो यहाँ हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, हाइड्रोजन। तो हम यहाँ बोलेंगे, यहाँ आपको एक स्टेटमेंट लिखना भी है कि H2
इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। इससे हमें एक बेनिफिट हो गया हमारा। एक प्रॉब्लम के अंदर भी पूछा था आइडेंटिफाई द लिमिटिंग, उसका भी आंसर हो गया। हाइड्रोजन इज ए लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हाइड्रोजन एक लिमिटिंग रिएक्टेंट, बस। अब लिमिटिंग से ही प्रोडक्ट बनाना है। अब आपको करना क्या है, इसका रोल हटा दो, सिर्फ लिमिटिंग से। अब लिमिटिंग से कैसे करोगे, तो जो रूल अभी बताया, इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल रख दो। यहां एक्स मान के चलना, क्या यानी कि 6/10 34 क्या लिखेंगे एक्स। तो यहां से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, कितना आया एक्स 34, यानी कि 34 इंटू 10 340, 6 डिवाइड में आ गया। अब डिवाइड करो और याद रखना, देखो ऊपर सारे ग्राम है, नीचे केजी है, तो आंसर केजी में होगा। ये आपको ध्यान रखना। तो ये केजी में आएगा, ये ध्यान रखना। तो पहले इसका आंसर देख लें। आंसर क्या आता है, आंसर आता है इसका, अगर हम इसे डिवाइड करें, किसको 340 डिवाइड बाई 6, आंसर आ रहा है 56.67। 6.67। तो अब बस लिख सकते हो देयरफॉर मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस। लास्ट में एक लाइन लिख दे, NH3 प्रोड्यूस। कितनी NH3 बनी भाई, तो ये बनी 56.67 kg। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहाँ तो ऊपर ग्राम था, यहाँ केजी। भाई आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो यहाँ 10 की पावर 3 लगा दो, 10 की पावर 3, 10 की, फिर वहां लास्ट में 10 की पावर 3 बचेगा, उससे फर्क नहीं है। मेन ये याद रखना है कि ऊपर सारी की यूनिट सेम है तो नीचे की भी सेम, और बस उन रेशियो को इक्वल करके सोल्व कर लो। तो ये मास ऑफ NH3 प्रोड्यूस आ गया। तो समझ में आया भाई, ये लिमिटिंग वाले से क्यों किया हमने, बोलो लिमिटिंग वाले से इसमें से क्या, क्योंकि यहाँ 2 रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछा। ये ध्यान रखना, अच्छी प्रॉब्लम में काफी पूछी जाती है। अब नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या है प्रॉब्लम, जरा ध्यान से। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। रिएक्शन के अकॉर्डिंग, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग HCl रिएक्शन कर रहा है। What mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 m HCl? देखो अब यहाँ क्या है, देखो एक तो ये ध्यान से सुन लीजिए, ये NCERT प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली पूछी जाती है होम एग्जाम में। अब दूसरी चीज, यहाँ 25 ml ऑफ HCl दिया, और HCl यहाँ क्या है, एक्वस। और आपको मैंने बताया वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज कर सकते हो, गैस का, और जबकि ये क्या है, सॉल्यूशन। तो इस केस में आप वॉल्यूम यूज नहीं कर सकते। तो आप ऐसे केस में क्या कर लो, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम है और मोलारिटी है, तो पहले मोल से निकाल लो HCl की। तो हम यहाँ क्या निकालते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। तो जैसे ही हम HCl के मोल से निकालते हैं, क्या लगेगा फॉर्मूला, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम लीटर में यूज करना है, ध्यान रखना। मोलारिटी कितनी है 0.75, और वॉल्यूम कितना है 25/1000। अब अगर आप, क्योंकि लीटर बना लिए, अगर आप इन दोनों की मल्टीपल करो, किसकी 0.75 इंटू 25 डिवाइड बाई 1000, वैल्यू आ रही है 0.1875 इतने मोल्स आ गए HCl। अब इसके मोल्स यूज करेंगे, तो अब क्या करेंगे, अब एक बार रिएक्शन को लिख लें, जो बैलेंस रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड प्लस 2 HCl एक्वस, रिएक्शन कराई CaCl2 एक्वस और CO2 गैस, और साथ में H2O लिक्विड। अब आपको क्या करना है, फिर वही तरीका, ऊपर स्टैंडर्ड और नीचे गिवन। देखो पहले गिवन लिखा करो, मैं बार बार करूं। गिवन में क्या है, HCl के मोल्स है, कितने मोल्स हैं 0.01875, और क्या पूछा है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का मास पूछा है, तो इसे आपसे पूछा। अब इसके मोल्स लिखो, मोल्स लिखें तो यहाँ 2 मोल्स, यहाँ इतने मोल्स थे इसके, और यहाँ इसका मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम। अब आप देख सकते हो, एक देकर एक पूछा है, डायरेक्ट सोल होगा, और डायरेक्ट सोल में क्या करना है, इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल रख लो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, रेशियो वाला है।
चाहे तो यूनिटी मेथड से भी लिख सकते थे कि 2 मोल्स इतने ग्राम से रिएक्शन करते हैं, इतने कितने से करेंगे, एक तो स्टेटमेंट में लिख सकते हो, एक रेशियो से। तो मेन है प्रॉब्लम अगर हम जल्दी सोल्व करना चाहते हैं तो रेशियो से 100/x, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की जगह x लिख दिया, और 2/0.01875। तो यहां से डायरेक्ट x आ जाएगा। x कैसे आएगा, तो 2 से ये 50 टाइम्स कैंसिल हो गया, 50 की इसमें मल्टीपल कर लें, कितनी वैल्यू आ रही है, तो अगर हम इसमें मल्टीपल करें 50 की तो वैल्यू आ रही है 0.9375 ग्राम्स। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर मास ऑफ CaCO3 कितना आया, जो रिएक्ट कर रहा है 0.9375। ये आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, समझ में आया नहीं, देखो हाँ समझ में आ गया। अब आगे समझते हैं एक और प्रॉब्लम, जरा ध्यान से। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए क्या है। क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन कर रहा है, फिर कहता है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, जबकि मैग्नीज का एटॉमिक मास 55। कैसे करेंगे, बहुत आसान प्रॉब्लम। रिएक्शन को लिखे डायरेक्ट बैलेंस फॉर्मूला, 4HCl एक्वस MnO2 सॉलिड, क्या बना 2H2O लिक्विड, MnCl2 एक्वस और लास्ट S प्लस Cl2। अब आपको फिर ये स्टैंडर्ड और गिवन वैल्यू यहां लिखेंगे। अगर स्टैंडर्ड और गिवन वैल्यू हम यहां लिखें, देखो स्टैंडर्ड और गिवन वैल्यू, तो गिवन में क्या है, देखो गिवन में क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट्स, तो एक तो HCl का आपसे मास पूछे, 5 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड 5 ग्राम दिया, तो अब बताओ क्या करेंगे, तो इन्हीं का ही मास, तो यहाँ HCl का मास कितना आएगा, तो आपको पता है HCl होता है H1Cl 35.5, तो ये हो गया 36.5, इसका 4 टाइम्स कितना हो जाएगा 146 ग्राम। अब MnO2 का Mn का एटॉमिक मास 55 है, O कितना है 16, 16 का डबल 32 और 55 87 ग्राम। अब आपको पता है एक देकर एक पूछा है, डायरेक्ट सोल्व करना, लिमिटिंग की कोई जरूरत नहीं। क्या करेंगे अब बोलो, इस रेशियो को इसके इक्वल रख दो, 146/x 87/5, बस इस रेशियो को इस रेशियो के इक्वल रख के सोल्व हो जाता है। तो यहाँ आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, x कितना आएगा बोलो 146 × 5/87। अब अगर आप यहाँ वैल्यू निकालो तो वैल्यू कितनी आएगी, ये क्या होगा मास ऑफ HCl रिएक्ट, जो HCl का मास रिएक्ट कितनी वैल्यू आएगी, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 146 × 5 डिवाइड बाय 87, वैल्यू आ रही है 8.39 ग्राम, 8.39 ग्राम, ये इसकी वैल्यू आ जाए। ठीक है भाई, देखो ये मैंने स्पेशली यहाँ एनसीईआरटी को क्यों प्रीफर किया, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स को इस वजह से प्रीफर किया क्योंकि बहुत ज्यादातर आपसे एक देखोगे पेपर में यही प्रॉब्लम पूछी जाती, इसी वजह से मैंने एनसीईआरटी को यहाँ ज्यादा प्रीफर किया। तो इनमें इंपोर्टेंट प्रॉब्लम 3 कर सकते हो स्टोकियोमेट्री से रिलेटेड। अब देखिए हम इसके बाद हमें दूसरा टॉपिक जो आज डिस्कस करना है वो टॉपिक है फॉर्मूले से रिलेटेड। उस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी थ्योरेटिकल कंडीशन समझ लें, फिर हम प्रॉब्लम को करते हैं। ये ध्यान देखो करना क्या है, सबसे पहले तो एक टर्म्स आती है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। एक तो ये ध्यान रख लें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, अगर आपको परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन बतानी है एलिमेंट की कंपाउंड में, तो कैसे करना है, तो बहुत आसान सा तरीका। ये स्पेशली बाय मास के लिए यूज होता है, ये भी याद रखना। किसके लिए, बाय वेट।
बाई वेट आप कैसे बता रहे हो, तो ये ध्यान रखना, आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की भी परसेंटेज निकालनी है उसका मास ऊपर लिखें, मास ऑफ एलिमेंट उसका ऊपर लिखेंगे इन कंपाउंड, कंपाउंड में उस एलिमेंट का मास कितना है अपॉन मोलर मास नीचे इनटू 100, ये कंडीशन, यानी कि किसी की भी परसेंटेज बतानी हो जी। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक नॉर्मली हम ये कहते हैं कि कभी कभी मान लीजिए किसी कंपाउंड में 2 एलिमेंट दिए हैं, आपने एक की परसेंटेज निकाल दी तो दूसरे की मत निकाल, दूसरे को 100 माइनस कर। मान लीजिए किसी कंपाउंड में 3 एलिमेंट्स है, आपने एक की परसेंटेज निकाल दी, दूसरे की निकाल दी, तीसरे की 100 माइनस कर। ये तरीका आप यहाँ अप्लाई करें। इसमें मुझे एक पॉइंट और आपको समझाना है, कभी कभी आपसे मिनिमम मोलिकुलर मास पूछ लेते हैं, मिनिमम मोलर मास। अगर मिनिमम मोलर मास पूछा जाता है तो ये इधर लिख दो, बस क्या लिखना है, बस इस फॉर्मूले को मॉडिफाइड करो, मोलर मास इधर आ जाएगा और मास ऑफ एलिमेंट ऊपर और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नीचे इनटू 100, ये फॉर्मूला लगा। अब इसमें एक जगह प्रॉब्लम है, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हमेशा गिवन होती है, ये हमेशा गिवन होती है, याद रखें। तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम आएगी मास ऑफ एलिमेंट। तो मास ऑफ एलिमेंट कैसे लेना है, तो देखो या तो वो लिखेगा कि वहां 1 एटम है, 2 एटम है, 3 एटम, तो आपको उतने ही एटम का मास लेना है जितने वो लिखता। अगर वो नहीं लिखता तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 1 एटम मान के चलो। अगर उसने लिख दिया कि हीमोग्लोबिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन विच कंटेन 2.6% ऑफ आयरन, तो अब उसने नहीं बताया कितने आयरन है, तो आप 1 एटम लिख। लेकिन अगर वो लिख देता है कि इंसुलिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फर, इंसुलिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फर विच कंटेन 2 सल्फर एटम पर मोलिक्यूल, तो उसने बोल दिया 2 सल्फर एटम पर मोलिक्यूल है, तो उस केस में आप 2 एटम का मास, यानी कि देखना है आपको, अगर ये है एटम तो उतने का लिखना है, वरना 1 का लिखना है और बाकी मिनिमम मोलर मास बता सकते। बहुत आसान सा टॉपिक, समझ में आ गया। आप इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम करके देख लें, चलिए कैसे, इससे रिलेटेड भी एक प्रॉब्लम हम करके देखें। ये प्रॉब्लम है, जैसे क्या लिखा है जरा अगर ध्यान से पढ़े, यहां लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप मोलर मास लिखो, किसका, मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट। कैसे निकालेंगे, सोडियम 2 एटम है, 2 इंटू Na का 23, फिर सल्फर 32, O का कितना होता है 16, 4 इंटू 16। इस तरीके से आप इसका सब कर सकते। कितना आएगा सब, अगर हम ऐड करके देखें तो ये आया से 96, तो इनका आ गया 96 में 46 ऐड कर दी तो 142 आ गया, तो ये इसका मोलर मास है, बस ये ध्यान। अब इस मोलर मास से ही आप परसेंटेज, जैसे परसेंटेज ऑफ सोडियम बतानी है, क्या करोगे, मास ऑफ सोडियम ऊपर, सोडियम यहाँ टोटल है कितना 46 अपॉन 142 इंटू 100, ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी। परसेंटेज ऑफ सल्फर बतानी, सल्फर कितना है 32 अपॉन 142 इंटू 100, सोल्व कर सकते हो, आराम से आ जाएगा। अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन क्योंकि लास्ट एलिमेंट है, अब इसके 2 प्रोसेस है, आप कैसे कर सकते हो बोलो इसे। एक तरीका तो ये है कि आप इसे कैसे करें कि यहाँ ऑक्सीजन का मास है वो ऊपर लिख दें, टोटल नीचे इंटू 100। एक दूसरा तरीका है 100 में से इन्हें माइनस कर सकते हो, बेस्ट यही माना जाता है, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ सोडियम माइनस परसेंटेज ऑफ सल्फर, तो ऐसे सोल्व कर सकते। अब अगर आप इनकी वैल्यू देखो किस जगह क्या वैल्यू, अगर हम इन वैल्यू को नोट करें तो देखो वैल्यू क्या क्या है, सभी बच्चे नोट कर लें भाई। वैल्यू है 46 इंटू 100 डिवाइड बाई 142, वैल्यू आ रही है 32.39। ये दूसरी कंडीशन 32 इंटू 100 डिवाइड बाई 142, वैल्यू आ रही 22.54। अब आप यहाँ माइनस करके कर लोगे, 100 माइनस 32.39 माइनस 22.5, और इस तरीके से आप
परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को निकालो। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम आ जाए, बहुत आसान है, नॉर्मली बहुत सिंपल से मॉलिक्यूल में आपसे पूछी जाएगी तो आप आराम से इसको कर सकते हो, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम फॉर्मूले वाले पार्ट पे पहुंचते हैं। तो ये तो आपने कर लिया, समझ में भी आ गया होगा, तो जरा ध्यान देना। नेक्स्ट कंडीशन आती है फॉर्मूला, तो जरा ध्यान देना। फॉर्मूले दो होते हैं, फॉर्मूले हम दो तरीके से यूज करते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए। एक होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला और दूसरा होता है जिसे हम EF बोलेंगे, एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब आप सभी को इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझना है कि क्या होता है। देखो जब भी कभी आप एम्पेरिकल फॉर्मूले की बात करते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है, सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड का वो फॉर्मूला जो सबसे सिंपलेस्ट है, जो सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। और ये एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल है। ये एक्चुअल फॉर्मूला, एक्चुअल का मतलब है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के उस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है कि जिसमें किसी भी एलिमेंट के कितने एक्चुअली एटम है, उन एटम्स को अगर हम उसने दिखा दें, यानी कि सीधा सा कहता है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट इन ए फॉर्मूला। अगर एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम आपने रिप्रेजेंट किया है तो उसे मॉलिक्यूलर, और अगर उनका सिंपलेस्ट रेशियो आपने रिप्रेजेंट किया है तो उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखो आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं, बहुत आसान है। सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकलता है, फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के मोल्स निकाल, याद रखना। अब मोल्स कैसे निकालें? तो बहुत आसान सा तरीका है। तो वहां परसेंटेज दे रखे होगी, या तो परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना, या अगर परसेंटेज नहीं है वहां तो आपको ध्यान रखना है वहां मास, ये कह सकते हैं मास दे रखा होगा, मास को डिवाइड कर देना एटॉमिक मास से। तो ये आपको ध्यान रखना, यानी कि आपको सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए क्या चाहिए? मोल्स। और मोल्स के लिए क्या चाहिए आपको? परसेंटेज को एटॉमिक मास से या गिवन मास को एटॉमिक मास से, किसी से भी डिवाइड कर दो, उससे नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। और जब नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तब आपको क्या करना है? जैसे ही मोल्स आ जाएंगे तो आपको होल नंबर रेशियो निकालना है मोल्स का, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स। और होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स, होल नंबर रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट, इसी को ही हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। ये ध्यान रखो, इसी को हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के आपको मोल्स निकालने हैं। मोल्स को दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो वहां परसेंटेज होगी या गिवन मास, और उसे एटॉमिक मास से डिवाइड करके, और जब मोल्स आ जाए उनका होल नंबर रेशियो बनाना है, और वही आपका एम्पेरिकल। ये एम्पेरिकल। अब एम्पेरिकल फॉर्मूले में आपको एक जगह प्रॉब्लम आएगी, कभी कभी वो क्या करते हैं, वो परसेंटेज और गिवन मास को नहीं देते। अगर नहीं देते तो अब आपको क्या करना है? तो स्पेशली याद रखना, उस केस में वो क्या लेके चलेंगे? उस केस में वो हाइड्रोकार्बन फ्यूल लेके चलेंगे, और हाइड्रोकार्बन फ्यूल में अगर इनका मास नहीं है तब आपको एक एडिशनल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो एडिशनल फॉर्मूला क्या है? आपको पहले मास ऑफ कार्बन निकालना। अब मास ऑफ कार्बन, ये स्पेशली कह रहा हूं, हाइड्रोकार्बन पे काम करेगा। हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुन लेना भाई, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, या कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन वगैरह कुछ और हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ आ सकता है। मेनली हाइड्रोकार्बन आता है, लेकिन कभी कभी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी यहाँ दे देते हैं, तो वो याद रखना। तो अब कंडीशन आती है, मास ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे? मास ऑफ कार्बन का तरीका है 12/44, 12/44 इंटू मास ऑफ CO2। वहां मास ऑफ CO2 दे रखा होगा, आपको क्या करना है? 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, इससे मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला बना कैसे? ये जो फॉर्मूला हमने बनाया है, इस फॉर्मूले में आप CO2 का यूज है और कुछ नहीं। CO2 में कार्बन 12 है, ऊपर लिख दिया, टोटल मोलर मास 44 है, बस उस हिसाब से निकाल सकते हो।
ऐसे अगर आपको मास ऑफ हाइड्रोजन निकालना है तो मास ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकालोगे, मास ऑफ हाइड्रोजन 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर, तो वो वाटर का मास देगा, इससे निकाल सकते हो। अभी मैंने बताया कि स्पेशली हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा, हाइड्रोकार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तो वहां कभी कभी ऑक्सीजन भी आ जाता है। मैंने बताया यहाँ के हाइड्रोकार्बन है, लेकिन अगर मान लीजिए वहां ऑक्सीजन भी है तो मास ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, तो मास ऑफ ऑक्सीजन निकालने का बहुत आसान तरीका है। क्या करो कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मास ऑफ कार्बन, ये ध्यान रख लेना, मास कार्बन का और मास ऑफ हाइड्रोजन ये दोनों माइनस कर दो। क्या करोगे बोलो, मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन ये दोनों माइनस कर देना, ये ध्यान। तो ये थी कंडीशन। अगर आपको परसेंटेज या मास नहीं दे रखा तो प्रॉब्लम यहां से शुरू होगी, ध्यान रख लेना, ये सबसे हार्ड न्यूमेरिकल मानते हैं बच्चे। तो मैंने आपको ये बता दिया, उस केस में आपको क्या करना है, आपको मास ऑफ कार्बन निकले, कैसे निकलेगा, ये फॉर्मूला, मास ऑफ हाइड्रोजन ये और मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए ये फॉर्मूला लगा, ये चीज ध्यान रखना। अब इस कंडीशन में आप किसी का भी इंपेरिकल फॉर्मूला आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इस बेस पर है, लेकिन अगर ये नहीं है तो ये लगा सकते। अब इससे आगे बढ़ते, अब इससे आगे बढ़े तो जरा ध्यान देना सभी बच्चे। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये कैसे निकलेगा, तो जरा ध्यान से सुन लीजिए। जब भी कभी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकलता है। एम्पेरिकल फॉर्मूले में मल्टीपल करनी है एन की, और जैसे ही आप एम्पेरिकल फॉर्मूले में एन की मल्टीपल करोगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन जाएगा। अब ये एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपने निकाल लिया, अब ये एन क्या है, एन कुछ और नहीं होता, एन याद रखना, एन होता है मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास का रेशियो। यानी कि मोलर मास को अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यह है जो आपने यहाँ फॉर्मूला निकाला था उसके मास से डिवाइड कर दे, एन आ जाएगा, और एन की एम्पेरिकल फॉर्मूले में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बस एक प्रॉब्लम आपके सामने बची, एम्पेरिकल फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, मोलर मास कहां से आएगा, तो फॉर मोलर मास मैं स्पेशली कहना चाहता हूं, अगर आपको मोलर मास दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो कभी कभी हमें इन दो फॉर्म का यूज करना पड़ जाता है। पहला है, आपको याद रखना है कि मोलर मास जो होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो वहां वेपर डेंसिटी दी होगी उसका डबल कर देना, मोलर मास हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन, अगर ऐसे नहीं है तो वहां स्पेशली गैस दी जाएगी, और आपको क्या करना है, आपको मास निकालना है, मास ऑफ 22.4 लीटर गैस, मास ऑफ 22.4 लीटर गैस एट एनटीपी या एसटीपी, और जो भी एनटीपी एसटीपी पर मास आएगा वो समझ लीजिए वो उसका मोलर मास है। तो मोलर मास निकालने के ये दो मेथड हैं, आप आराम से मोलर मास निकाल सकते हो। और जैसे ही आपका मोलर मास आ जाता है, मोलर मास को आप कहाँ यूज करोगे, इस फॉर्मूले में, एन आएगा, एन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सबसे पूरी, ये कह सकते हैं सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि अगर मोलर मास नहीं दिया तो आप कैसे। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखो तो इन प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। जैसे अब मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपसे अगर एम्पेरिकल पूछता हूं तो पहले मोल से निकालूंगा, याद रखना है, या तो वहां परसेंटेज होगी या मास होगा, उन्हें एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा और फिर रेशियो निकालूंगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन अगर मास नहीं दिया तब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा, अगर मास नहीं है तब हमें इन पॉइंट्स पे जाना है, ये ध्यान रखना। किसका मास नहीं है, एलिमेंट्स का मास नहीं। दूसरा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आपको मोलर मास चाहिए, मोलर मास डायरेक्ट दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो ऐसे करना। आप दो तरीके से मोलर मास निकाल सकते हो, या तो मोल कॉन्सेप्ट से या 2 इंटू वेपर डेंसिटी, और जैसे ही मोलर मास आ जाएगा या दिया होगा तो आप एन निकालो, एन की फिर मल्टीपल कर दो एम्पेरिकल में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब चलिए मैं एक दो प्रॉब्लम आपको करा दूं, क्योंकि देखो बहुत मेन और इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रॉब्लम 100% आपके पेपर में देती है, तो मैं इसको डिस्कस कर। तो चलिए हम एक दो प्रॉब्लम करके देखते हैं। जैसे ये आपके सामने प्रॉब्लम लिखी, अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे करें, क्या कहा जरा देखो, इसमें कहा कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ व्हाट,
क्लोराइड कंटेन 35.1% ऑफ क्लोरीन, यानी कि गोल्ड क्लोराइड है। गोल्ड क्लोराइड का मतलब उसमें गोल्ड और क्लोरीन है। अब जब दो एलिमेंट हैं, एक की परसेंटेज दी है, यानी कि परसेंटेज ऑफ क्लोरीन दे रखी है 35.1, और आपको परसेंटेज ऑफ गोल्ड निकालनी। अभी मैंने एक तरीका बताया था, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कर दो, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ क्लोरीन 35.1, कितनी वैल्यू आई भाई बोलो? हाँ, कितनी वैल्यू आएगी? वैल्यू आ रही है इसकी 64.9। अब दोनों की परसेंटेज आ चुकी। अब एम्पेरिकल बताना है तो क्या करें, डायरेक्ट इनके हम मोल्स निकालें और मोल्स के रेशियो को हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कहेंगे। अब इन मोल्स के रेशियो को कुछ टीचर कहते हैं नहीं टेबल में लिखो, तो मैं एक प्रॉब्लम टेबल से करा रहा हूं। अगर आप टेबल से करना चाहते हो तो कैसे करना है टेबल में? तो टेबल में आपको कुछ इस टाइप से करना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सीरियल नंबर लेना है, फिर एलिमेंट लेने हैं, फिर एलिमेंट की परसेंटेज ध्यान रख लेना, या तो परसेंटेज लोगे या मास। फिर उसके बाद आपको एटॉमिक मास लेना है। अगर टेबल से करना चाहते हो, मैं इसमें से करा रहा हूं, कुछ स्कूल में टेबल से कराते। फिर इसके बाद आपको यहां नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं। मोल्स कैसे आएंगे? परसेंटेज को आप डिवाइड करोगे एटॉमिक मास, मतलब इसमें से टाइम खराब होता है और कुछ। फिर इसके बाद आप सिंपल रेशियो लोगे। अगर जरूरत पड़ जाए तो होल नंबर रेशियो भी लेना पड़ जाता है, अगर जरूरत पड़ जाए होल नंबर रेशियो। अब बताओ, ये सब चीजें आप इस टेबल में कर रहे हो। यहाँ दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट गोल्ड, हमेशा मेटल पहले लिखा जाता है, फिर क्लोरीन, परसेंटेज 64.9, 35.1। अब एटॉमिक मास, गोल्ड का एटॉमिक मास 197 है, क्लोरीन का आपको याद है 35.5। अब नंबर ऑफ मोल्स 197, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? 64.9 डिवाइड बाई 197 और इसके 35.1 डिवाइड बाई 35.5। अब आप इनकी वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? अगर हम इनकी वैल्यू निकालें, वैल्यू आती है 64.9 डिवाइड बाई 197, तो पहली वैल्यू आ रही 0.33, दूसरी वैल्यू आएगी 0.99 अप्रोक्सीमेट। तो अगर हम इनकी वैल्यू देख रहे हैं 35.1 डिवाइड बाई 35.5, तो ये दो वैल्यू आ रही। अब आपको पता है सिंपल रेशियो निकालना है, क्या करेंगे? जो लोवेस्ट वैल्यू है इससे दोनों को डिवाइड, यानी कि 0.33 को 0.33 से डिवाइड 1 आ जाएगा, 0.99 को 0.33 से डिवाइड 3 आ जाएगा। अब क्योंकि ये पहले से ही होल नंबर है तो इन्हें ऐसे ही लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ क्या हो जाता है, अगर यहाँ ये मान के चलिए जैसे आप इसको डिवाइड कर रहे हो, अब मान लीजिए आप इसको डिवाइड कर रहे हो और यहाँ 1.5 आ जाए तो उस केस में 2 की मल्टीपल करनी है, 1.3 आ जाए तो 3 की मल्टीपल करनी है होल नंबर बनाने में, वरना कोई जरूरत नहीं, मोस्टली होल नंबर आता है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया आपका, AU के सामने एक एटम है और Cl के सामने 3 है, तो AuCl3, ये आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये थी पहली प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हमें करनी है, जरा ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, A compound contains carbon, hydrogen and oxygen. Give the following analytical data. ये दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन। याद रखना इसने 3 एलिमेंट्स बोले हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जबकि परसेंटेज 2 की दी है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो सबसे पहला काम अब क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे? 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन परसेंट ऑफ हाइड्रोजन। 100 माइनस परसेंट ऑफ कार्बन है 40 और हाइड्रोजन है 6.67, तो यहाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आई 53.33। कितने परसेंट है? अब तीनों एलिमेंट की परसेंटेज आ गई। अब ये क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखिए मोलिकुलर फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे भाई? एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए
तो हम पहले, मैं फिर कह रहा हूँ टेबल टाइप में ही मैं आपको करा रहा हूँ, जरा ध्यान से। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सीरियल नंबर, फिर एलिमेंट्स, देखो 1 2 3, फिर इसके बाद हमें लिखने हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? अब 1 2 3 एलिमेंट्स कौन से हैं? एलिमेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फिर इनके लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज एक की 40, एक की है 6.67 और एक की है 53.33। फिर लिखेंगे इनका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 12 और H का 1, O का 16। फिर इसके बाद लिखने हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स में क्या करना है? परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से। यहाँ 6.67 को डिवाइड करेंगे 1 से, 6.67, यहाँ 53.33 को 16 से। अब जैसे ही हम इनको डिवाइड करेंगे, अब इसके बाद हमें लिखना है सिंपल रेशियो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर जरूरत पड़े तो होल नंबर रेशियो पे जाना है, वरना यही हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखे थे? परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, ये कंडीशन। अब अगर हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, 40 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 3.33। ऐसे ही अगर हम 53.33 डिवाइड बाई 16, ये भी 3.33। अब आप देख सकते हो जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड करना है। लोवेस्ट है 3.33, तो 3.33 को 3.33 से डिवाइड किया 1, 6.67 को 3.33 से डिवाइड किया 2 और 3.33 को 3.33 से डिवाइड किया 1। तो अब आप देख सकते हो वैल्यू कितनी आई। तो C के सामने आ रहा है 1, H के सामने 2 और O के सामने 1। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना? तो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, इधर देखना बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला बना CH2O। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला आ चुका, आपसे पूछा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के लिए आपको क्या करना है? पहले N निकालना है। N होगा मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। अब आप देख सकते हो मोलर मास यहाँ दे रखा है, कितना है मोलर मास? 180। तो 180 हम ऊपर लिखेंगे और एम्पेरिकल फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का मास देखिए, इसमें एक कार्बन है, कार्बन का 12, H 2 है, H का 1 होता है, 1 × 2 और 12 कितने होंगे? ये हो गया 14 और O का है 16, 30। तो यहाँ 30 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। तो अब आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू N क्या आएगा? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था यहाँ? एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2O था, इनटू 6 करें तो ये आ गया C6H12O6। ये कंडीशन थी, ये काफी पूछी जाती है भाई आपसे, तो स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होनी चाहिए, सही तरीके से हमें आनी चाहिए। एक प्रॉब्लम हम और करते हैं जो काफी टिपिकल लगती है बच्चों को, उसे ध्यान से देखें। हाँ, ये काफी टिपिकल लगती है, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत जरा ध्यान से समझें क्या करना है हमें इस प्रॉब्लम में। अगर प्रॉब्लम को पढ़ें, देखिए क्या कहता है ये प्रॉब्लम में, एनसीईआरटी प्रॉब्लम। ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी कि एक वेल्डिंग फ्यूल गैस है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है केवल। बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन ऑक्सीजन गिव 3.38 ग्राम ऑफ CO2 एंड 0.69 ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, यानी कि इससे सिर्फ CO2 और वाटर मिलती है। याद रखना, वेल्डिंग फ्यूल से जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है और कुछ नहीं, यानी कि 2 ही एलिमेंट है। फिर ये कहता है नो अदर प्रोडक्ट्स। फिर कहता है ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर measured at STP of this welding fuel is found to be 11.6 ग्राम। इसके 10 लीटर का वेट इतना है। अब कैलकुलेट, पहला एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब देखिए जैसे हम इसका पहला पार्ट सोल्व करते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आती है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया भी था। देखो क्या बताया था, अगर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है तो एम्पेरिकल फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए? हमें मोल्स चाहिए, और मोल्स के लिए क्या चाहिए?
परसेंटेज या गिवन मास, और ना हमारे पास यहाँ परसेंटेज है ना गिवन मास। तो ऐसे केस में मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, क्या करना है आपको इन फॉर्मूलों का यूज करना है अलग से, कि स्पेशली वो हाइड्रोकार्बन या कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देगा, उससे आप मास ऑफ कार्बन या मास ऑफ हाइड्रोजन निकालोगे। जब मास ऑफ कार्बन या मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा फिर ये मोल्स निकालो, फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। तो यानी कि ऐसे केस में ये एडिशनल काम आपको करना है। तो इस प्रॉब्लम में हमें यही करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो मास ऑफ कार्बन निकालो। अब कार्बन का मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ कार्बन होगा 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, ये ध्यान से सुनो, 12/44 और मास ऑफ CO2 कितना है, देखो ये मास ऑफ CO2 है 3.38। अब आप यहां से मास ऑफ कार्बन निकाल सकते, अभी देखेंगे कार्बन कितना आ रहा है। दूसरा हाइड्रोजन निकालना, मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन हम कैसे करें, देखो सर, मास ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या करोगे बोलो, हाइड्रोजन है 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर। अब 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर कितना दिया है 0.69, इनकी मल्टीपल करके मास ऑफ हाइड्रोजन आ जाए। अब सुन लो भाई जरा ध्यान से, मास ऑफ हाइड्रोजन के बाद इन दोनों की वैल्यू देखें, वैल्यू क्या आती है, अगर हम वैल्यू देखें तो देखिए वैल्यू देखनी है तो अगर इन दोनों की वैल्यू नोट करें, वैल्यू है 12 इंटू 3.38 डिवाइड बाई 44, पहली वैल्यू आ रही है 0.9218। अब दूसरे की इतने ग्राम आ गया। अब सेकंड की अगर हम वैल्यू निकालें 2 इंटू 0.69 डिवाइड बाई 18, ये आ रहा है 0.0767 ग्राम। अब एक मिनट सुन लीजिए, अब कुछ टीचर यहाँ क्या करते हैं, पहले यहाँ परसेंट निकालते हैं, हमें परसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको कंडीशन समझाई थी, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने, हम परसेंट से भी निकाल सकते हैं गिवन मास। तो जो हमारे पास मास आया मास से ही डायरेक्ट मोल्स निकालें, पहले परसेंट करो, कैलकुलेशन हार्ड करो, कहीं भी गलत हो सकता है, तो कोई जरूरत नहीं है, ये दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक से, हाँ भाई, तो यहाँ भी आपको मैंने मास निकलवाया तो एक मिनट दोबारा से कर लो, वो मास ऑफ कार्बन कितना था, मास ऑफ कार्बन हमने लिखा 12/44 इंटू मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2, और 12/44 मास ऑफ CO2 था 3.38, इसको हमने सोल्व किया 0.92, आगे डिजिट आई थी 92 के बाद 0.9218, फिर हमने मास ऑफ हाइड्रोजन निकाला था, मास ऑफ हाइड्रोजन है 2/18 इंटू मास ऑफ वाटर, और 2/18 इंटू वाटर का मास है 0.69, जब हमने इसे सोल्व किया 0.0767 ग्राम है। अब मैं अभी आपको ये बता रहा था कि हमें परसेंट की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ से मोल से निकालेंगे, और अब मैं टेबल टाइप में ना करके डायरेक्ट करा रहा हूँ, जो हम नॉर्मली अप्लाई कर देते हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ कार्बन, अगर हम यहाँ कार्बन के मोल्स देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मास 0.9218 डिवाइड बाई 12, अगर आप इसे डिवाइड करोगे 12 से तो कितनी वैल्यू आ रही है 0.0767, कितने मोल्स आएंगे। ऐसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स निकालें तो हाइड्रोजन के मोल्स कितने आएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स हैं 0.0767 डिवाइड बाई 1, 0.0767, ये ध्यान रखना। अब इनका रेशियो निकाल लो,
रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन रेशियो हाइड्रोजन। अगर रेशियो देखें तो 0.0767 रेशियो 0.0767, इसका मतलब 1:1। तो कंप्लीट नंबर आया, तो इससे एम्पेरिकल फॉर्मूला बना CH। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका मतलब पहले पार्ट का हमारा आंसर हो चुका है। सभी बच्चे इसे नोट कर लें, ये ध्यान रखें। अब दूसरे पार्ट को हमें यहाँ डिस्कस करना है। सेकेंड पार्ट में मोलर मास ऑफ गैस। अब मोलर मास कैसे निकालें? देखो अभी मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। हाँ भाई, सभी बच्चे इसे नोट कर। मोलर मास कैसे निकालेंगे? तो मोलर मास के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि या तो मोलर मास डायरेक्ट देगा, नहीं देता तो आपको मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हो। इन्होंने दे रखा है ए वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। 10 लीटर एट एसटीपी का मास इतना है। तो 10 लीटर का मास इतना है, आप सभी को पता है। अगर हमें मोलर मास बताना है तो 22.4 लीटर का निकालना है। तो देखिए मैं इधर कर रहा हूं इस पार्ट को। पहला पार्ट हो चुका हमारा। अब सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन कर। सभी बच्चे जरा ध्यान दें। सेकेंड पार्ट का अब हम सोल्यूशन कर। क्या करेंगे? हम यहां लिखेंगे बिकॉज मास ऑफ 10 लीटर गैस एट एसटीपी कितना है? 11.6 ग्राम। ये दे रखा। तो आपको मास किसका निकाल? मास ऑफ 22.4 लीटर्स एट एसटीपी। 22.4 लीटर का एसटीपी पर कितना मास है? अगर इसकी वैल्यू निकालें 11.6 इंटू 22.4 अपॉन 10, इसकी वैल्यू आती है 25.99 के नियर आती है, जिसे हम अप्रोक्सीमेट 26 मान लेते हैं। अप्रोक्सीमेट तो इतना आया, इतने ग्राम। तो ये क्या होगा? देयरफॉर मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ फ्यूल या फ्यूल गैस बोल सकते हो, कितना आया? 26। तो ये 26 मोलर मास ऑफ फ्यूल आया। ये कैसे निकाला? मैं फिर कह रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट से 22.4 लीटर का जो मास होता है वो मोलर मास। अब तीसरा और लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में आपसे कहा है मोलिकुलर फॉर्मूला बताओ। तो देखिए अब आपके पास मोलर मास भी है और एम्पेरिकल फॉर्मूला है। आप आराम से क्या कर सकते हो? अब इसका आप आराम से मोलिकुलर फॉर्मूला निकाल सकते। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा? जरा ध्यान से सुनो। तो पहले n निकाल लें, तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। पहले n निकालें, n आएगा मोलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मोलर मास 26, एम्पेरिकल अभी आपने देखा CH था, C का 12, H का 1, 13। तो कितना आया? N2। अब बस आप क्या करोगे? अब आप मोलिकुलर फॉर्मूला बता सकते हो, एम्पेरिकल फॉर्मूला इनटू n। अब देखो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला है CH और n आया 2, तो ये बना C2H2। तो ये था इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जो हमें आना चाहिए। देखो ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम थी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी, ये ध्यान काफी पूछी जाती है। तो होम एग्जाम के लिए काफी अच्छा माना जाता है कि अगर हम इस प्रॉब्लम को कर लें, ज्यादा टिपिकल प्रॉब्लम देंगे तो ये कंडीशन। अब देखिए ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम एज ए प्रैक्टिस के लिए देना चाहता हूं। तो ये नोट कर लिया होगा आपने। जरा नेक्स्ट एक प्रॉब्लम आप करके लाओगे, ये भी एनसीईआरटी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को आपको करना है और याद रखना, जो भी आपका आंसर आए उसको मुझे कमेंट्स में जरूर सेंड कर दें, नोट कर लें। ठीक है भाई। देखिए हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं पहले चैप्टर का, जैसे रिवीजन कर रहे हैं। अब हमारा सिर्फ इसमें एक टॉपिक बच रहा है और वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। उसे हम नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करें। ठीक, ओके।